नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। चीन की दादागिरी से निपटने के लिए फिलीपींस के भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के बाद अब ड्रैगन के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने फिलीपींस की सेना को करीबन 1 अरब पैसों के सैन्य उपकरण दान दिए हैं। चीन ने जिन उपकरणों को दान किया है उनमें बचाव और राहत उपकरण, ड्रोन सिस्टम, डिटेक्टर, पानी सफाई करने वाले वाहन, एम्बुलेंस, फायर ट्रक, एक्सरे मशीन, रोबोट, बम निरोधक सूट और वाहन तथा इंजीनियरिंग के उपकरण भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, चाइना को ये लग रहा है कि उसकी जमीन अब फिलीपींस से खिसकती जा रही है और ब्रह्मोस डील का एक बड़ा नुकसान चाइना को उठाना पड़ेगा भविष्य में। और ऐसे में अब उसने ये दान देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है फिलीपींस को। फिलीपींस के साथ साउथ चाइना सी में चल रहे तनाव के बीच माना जा रहा है कि चीन ने फिलीपींस के साथ संबंधों को सुधारने के लिए ये उपकरण दान दिए हैं। और फिलीपींस भी दक्षिण पूर्वी एशिया में चाइना की दादागिरी से परेशान है और इसीलिए उसने भारत के साथ ब्रह्मोस डील पर साइन किया है। ये पूरी मिसाइल डील करीबन 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। इस संबंध में जल्द ही दोनों देशों के बीच एक और समझौते पर हस्ताक्षर होगा और ये ब्रह्मोस का पहला विदेशी ऑर्डर भी है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन का एक और पड़ोसी जिसका नाम वियतनाम है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता कर सकता है। दोनों ही देशों के बीच इस मिसाइल डील को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया सहित कई देशों और कई खाड़ी देशों ने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट यानी कि रुचि भी दिखाई है। दरअसल ब्रह्मोस लेने के बाद फिलीपींस की मारक क्षमता बढ़ जाएगी और चाइना उसको बार बार आंख नहीं दिखा पाएगा। और फिलीपींस ये बात भी जानता है कि चाइना ने किस मंशा के साथ उसे ये हथियार दान दिए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझ में आती है, कहीं इन उपकरणों में कुछ ऐसा ट्रैकिंग सिस्टम ना लगा हो जिससे कि फिलीपींस की जो जानकारी है वो चाइना तक पहुंच सके। और ऐसा हो भी सकता है, इसलिए फिलीपींस को इन सभी उपकरणों की जांच पड़ताल करनी होगी और उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में 17 साल के बच्चे का अपहरण चीनी पीएलए के द्वारा कर लिया गया था और अब चाइना ने फिर से भड़काऊ भाषण दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश शिनजांग का दक्षिण हिस्सा है। इसके अलावा चीनी प्रवक्ता ने अपनी गलती मानने के बजाय ये कहा कि चीनी सेना पीएलए कानून के मुताबिक काम करती है और अवैध प्रवेश और जाने को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करती है। और चीन ने इस कहावत को यहाँ पर सत्य कर डाला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश पर भारत का अवैध कब्जा है और चाइना इस अतिक्रमण का हमेशा विरोध करता रहता है। चीन ने खुलकर नहीं माना कि उसने भारतीय नागरिक का अपहरण किया है। चीन की ओर से ताइवान पर हमले के मंडराते हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका बहुत जल्द ही अपने सबसे खतरनाक F-16 फाइटर जेट विमान ताइवान को देने जा रहा है। अगली पीढ़ी के F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट ताइवान की वायुसेना की हवाई क्षमता को काफी बढ़ा देंगे। अमेरिका इन फाइटर जेट्स की आपूर्ति ऐसे समय पर तेजी से कर रहा है जब चीन अपने दर्जनों फाइटर जेट के साथ ताइवान के करीब जाकर उसे धमकाता रहता है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अभी तक इस बात का हल नहीं मिला है कि किस तरह से ब्लॉक 70 श्रेणी के F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को ताइवान को जल्द की जाएगी। अभी करार के मुताबिक साल 2026 तक ताइवान को ये लड़ाकू विमान दिए जाने हैं जो अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस होंगे। ताइवानी सरकार ने अमेरिका से निजी रूप से कई बार आग्रह भी किया है कि उसे ये विमान जल्द दिए जाएं। ताइवान के एक अधिकारी ने कहा कि चीन लगातार अपने विमान भेज रहा है, इसलिए हमें भी ज्यादा विमान दौड़ाने पड़ रहे हैं। अमेरिका के F-16 विमान कलाबाजी दिखाने में भी माहिर है और हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने की बेजोड़ ताकत रखते हैं। ताइवान ने साल 2019 में अमेरिका से 66 यानी कि 66 नए F-16 ब्लॉक 70 श्रेणी के फाइटर जेट लेने का सौदा किया था और ये कुल सौदा 8 अरब डॉलर का था। ये विमान साल 2026 तक तो ताइवान को मिल जाएंगे और ताइवान के पास एशिया में F-16 का सबसे बड़ा बेड़ा होगा और कुल विमानों की संख्या 200 से ज्यादा हो जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी और प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब भारत सरकार ने इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर जलने वाली लॉ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ के साथ मर्ज यानी कि विलय करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है तो हमें इस बात की खुशी हो रही है कि नेताजी की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी और ये उनके प्रति भारत की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट
चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गेट और राष्ट्रीय समर स्मारक के बीच खाली पड़ी इस छतरी में नेताजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये छतरी 6 दशक से खाली पड़ी थी और यहाँ पर पहले जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। 1968 में इसे हटाकर बुराड़ी में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ अब कबूतर उनका स्वागत करते हैं। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली 155 mm एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसकी रेंज 48 किलोमीटर है। और इस एडवांस आर्टिलरी गन के फाइनल ट्रायल्स अपने एडवांस स्टेज पर चल रहे हैं और बहुत जल्द ही इसे भारतीय आर्म फोर्स में शामिल किया जाएगा। कल दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया था, लेकिन इस मिसाइल को कैनिस्टर लॉन्चर की जगह मेकशिफ्ट लॉन्चर से दागा गया था। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो ब्लॉक 4 वर्जन वाली थी। साथ ही ये नई मिसाइल 20% बड़ी है पहले की मिसाइल से, और इसमें एक बड़ा फ्यूल टैंकर भी लगा था, जो कि इसकी रेंज को 700 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल की रेंज को पहले 800 किलोमीटर निर्धारित किया गया था और इसकी स्पीड मैक 3 रखी गई थी, लेकिन अब इसकी रेंज को 700 किलोमीटर तक किया गया है, जबकि इसकी सुपरसोनिक स्पीड को बढ़ाकर मैक 4 से ज्यादा कर दिया गया है। सैप ग्रुप ने कहा कि उन्होंने भारत की प्राइवेट कंपनी सासमोस इंटरकनेक्शन सिस्टम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें कि वे इलेक्ट्रिकल वायर इंटरकनेक्शन सिस्टम को बनाएंगी बोइंग सैप T-7A ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए। और पहला इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्शन सिस्टम शिपसेट को इस साल डिलीवर किया जाएगा बेंगलुरु फैसिलिटी से। जर्मनी के नेवी चीफ ने भारतीय नौसेना के चीफ के साथ मुलाकात की और दोनों ने ही नेवल कोऑपरेशन और आपसी क्षमता को बढ़ाने पर बात कही। आपको बता दें कि जर्मन नेवी की फ्रिगेट बेन इस वक्त मुंबई में है। जर्मनी के राजदूत ने कहा कि जर्मनी रूल बेस्ड ऑर्डर को लागू कर सकता है और भारत उनका केवल एक लोकतांत्रिक देश ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और भारत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नेवल पावर भी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को कम से कम $500 मिलियन को अलग से रखना होगा एक 130 किलो न्यूटन क्लास इंजन बनाने के लिए, और सभी जेट इंजन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बिड के तहत कॉन्टेस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। और भारत के पास कम से कम 2 डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए 2 टॉप कंपनीज के, जिसमें कि कम बिड लगाने वाली कंपनी को 60% कॉन्ट्रैक्ट के तहत देने होंगे और दूसरे बिडर को 40% कॉन्ट्रैक्ट के तहत देने होंगे। अगर डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट 2022 तक निर्धारित हो जाता है तो प्रोटोटाइप इंजन 2026 में आ जाएगा और प्रोडक्शन इनका 2028 से शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत इन इंजनों का इस्तेमाल शुरुआत से ही AMCA और TEDBF एयरक्राफ्ट में कर पाएगा, और वो भी 130 किलो न्यूटन के इंजन से, जहां जापान वर्तमान में एडवांस स्टेज पर पहुंच गया है अपने XF9 लो बाईपास आफ्टर बर्निंग टर्बोफान इंजन के साथ, जो कि 180 किलो न्यूटन का इंजन है। और इस इंजन को वे अपने प्रोडक्शन वेरिएंट में भी लगाएगा और जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ जापान इस इंजन की कॉस्ट को और भी कम कर देगा दोनों देशों के लिए, यानी कि जिस देश के साथ वे कोलैबोरेशन कर रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गगनयान के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं और इसी क्रम में इस कार्यक्रम के लिए किया गया हाई थ्रस्ट विकास इंजन का 25 सेकंड की अवधि का योग्यता परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है। और ये परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसे लेकर इसरो की ओर से कहा गया कि गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन की योग्यता को लेकर 2 इंजन पहले सामान्य प्रक्रिया स्थितियों के तहत कुल 480 सेकंड की अवधि के लिए परीक्षण से गुजर चुके हैं। और ये जो ताजा परीक्षण किया गया है वो सामान्य प्रक्रिया स्थितियों से परे इंजन की मजबूती को सत्यापित करने के लिए किया गया। इसरो ने कहा कि इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान पूर्वानुमानों के साथ निकटता से मेल खाता दिखा। लंबी अवधि का ये सफल परीक्षण देश के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। इसरो के मुताबिक इंजन ने परीक्षण के मकसद को सफल साबित किया है। इस परीक्षण को सफलता से अंजाम देने के बाद अब इसरो की योजना अलग अलग परिचालन स्थितियों के तहत 75 यानी कि 75 सेकंड की कुल अवधि के लिए 3 और परीक्षण आयोजित करने की है। इसके बाद गगनयान प्रोग्राम के लिए विकास इंजन योग्यता जांच को पूरा करने के लिए एक और हाई थ्रस्ट विकास इंजन 240 सेकंड की एक लंबी अवधि के परीक्षण से गुजरेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।